ट्रेड आइडियाज प्रॉब्लम एंड द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे कि इंडिया का बाकी देशों के साथ व्यापार कैसा रहा है, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई हैं और वर्तमान में क्या हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये देखना होगा कि ट्रेड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जब हम फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ट्रेड क्या होता है वो देखना है। तो ट्रेड जो होता है बेसिकली हमारा एक्सचेंज प्रोसेस होता है, जिसमें या फिर बिजनेस होता है जिसमें हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसके बदले में हम एक निश्चित वैल्यू, चाहे वो करेंसी का हो या कोई प्रोडक्ट का हो, हम उसे एक्सचेंज करते हैं। तो बेसिकली एक्सचेंज बार्टर सिस्टम जो जान रहे हैं, अ, वो होता है हमारा ट्रेड, जिसे हम व्यापार बोलते हैं, जिसमें हम सामान की खरीदी बिक्री और व्यापारिक लेन देन, वस्तुओं का आदान प्रदान, ये सभी हम करते हैं। ट्रेड बेसिकली जो हमारा व्यापार का स्वरूप है उसे हम ट्रेड बोलते हैं, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, मुद्राओं का लेन देन और विभिन्न प्रकार के जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी होते हैं वो ट्रेड में आते हैं। तो वहीं पे जब हम एक कंट्री के अंदर जब हम बिजनेस प्रोसेस को या ट्रेड प्रोसेस को करते हैं तो वह हमारा इंटरनल ट्रेड कहलाता है। लेकिन जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज प्रोसेस को अपनाए या ट्रेड प्रोसेस को अपनाए, व्यापारिक संबंध बनाए, तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही उसमें एक कंट्री से दो कंट्री इन्वॉल्व होते हैं सामानों के, सामान सर्विस के लेन देन पर, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन पे देखते हैं, इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड इसेंशियली इंटेल्स द ट्रांसफर ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमारा कमोडिटीज और सर्विसेज का ट्रांसफर होना इसकी इसेंशियल क्वालिटी है। देन फॉस्टरिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरियलिज्म। ठीक है, एंड स्किल सेट्स वेयर सब्सिक्वेंटली इम्पैक्टिंग टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयमेंट एंड द ओवरऑल इकोनॉमी। तो फॉरेन ट्रेड जो होती है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसफर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होना होता है, और यह उद्यमिता जिसे हम एंटरप्रेन्योरियलिज्म बोलते हैं उसको बढ़ावा देती है। और जो स्किल सेट्स होते हैं, जैसे किसी काम में स्किल्स पर्सन होते हैं या फिर मशीन्स होते हैं, उनका प्रभाव डालना व्यापार पे, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना और ऐसे ओवरऑल इकोनॉमी को प्रभाव डालना। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंटरनेशनल फॉरेन, इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, जब किसी कंट्री के अंदर ही एक्सचेंज प्रोसेस हो। ठीक है, तो इंटरनल ट्रेड कहलाता है। लेकिन तो उस कंट्री के अंदर जब हम किसी चीज की खरीदी बिक्री करते हैं तो वहां पे, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो वहां पे क्या आती है, सेल्स। ठीक है, जब हम सॉरी परचेस, जब हम किसी चीज को खरीदेंगे तो वहां पे हमारे एक जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं परचेस। ठीक है, तो वहीं पे जब हम एक कंट्री के अंदर जब परचेज कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे जब हम इंटरनेशनल रूप से किसी सामान को, किसी गुड्स और सर्विसेज को परचेस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा इम्पोर्ट। और वहीं पर किसी, जब हम एक कंट्री के अंदर रह के हम सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वो सेलिंग कहलाता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रूप से इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो दो कंट्री हो या दो से ज्यादा हो, तब जब हम उससे सामान बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो गुड्स या सर्विसेज है वो हमारी कंट्री से बाहर जाएगी। तब के केस में जो है सेल्स का जो प्रोसेस है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं।
ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के दो बड़े एस्पेक्ट हैं जिसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये इसका फाउंडेशन बेस बोल सकते हैं। और भी कई चीजें इसमें होती हैं, बट हमें इस सब्जेक्ट इस चैप्टर के हिसाब से हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे फोकस करना है। तो एक्सपोर्ट रिफर्स टू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री बट सोल्ड टू ए बायर अब्रॉड। ठीक है। इसे देश से बाहर बेचा जाता है किसी कंट्री में बना के, तो वो कहलाता है एक्सपोर्ट। और वहीं पे एन इम्पोर्ट इज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड अब्रॉड एंड परचेज्ड इन योर होम कंट्री। ठीक है, कहीं बाहर की बनी हुई चीजों को लेना जो दूसरी कंट्री में बनी हो, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश में क्यों ना हो, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, कोई भी हो, हमारे नेशन के बॉर्डर के जस्ट उस पार अक्रॉस द बॉर्डर जब हम ट्रेड करेंगे, वो हो जाएगा वहां पे इन्वॉल्वमेंट हमारा फॉरेन ट्रेड, व्यापार की वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व रहती है, तो वो क्या कहलाती है हमारी फॉरेन ट्रेड। ठीक है। तो देखिए, अब इंडिया में जो भी है हर काम, वो कहाँ से रेगुलेट होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रेगुलेट और गवर्न करती है कौन सी मंत्रालय? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। यहाँ पे वो फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये कमर्शियल एक्टिविटी है, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो हमारे मिनिस्ट्री है वो देखते हैं। लेकिन हम जान रहे हैं इंडिया में कि गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट होते हैं। ठीक है, मतलब शासन और प्रशासन। तो शासकीय रूप से जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसे पूरा ओवरऑल गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। लेकिन इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसे करते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है। यहाँ देखिए, डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में हम इंटरनेट पे या कभी कहीं आर्टिकल पढ़ें तो वहां पे डीजीएफटी आता है। तो डीजीएफटी दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और वो जब भी हम डीजीएफटी सुनेंगे तो किससे रिलेटेड रहेगा? हमारा फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि फॉरेन ट्रेड में हमारे दो मेन एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है। सो वो दो मेन एस्पेक्ट जो होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो आज के समय में कोई भी कंट्री खुद से ही हर चीज प्रोड्यूस कर ले वो जरूरी नहीं है। हर कंट्री किसी न किसी कंट्री पे डिपेंड है, या ये बोल सकते हैं सभी कंट्री आपस में डिपेंड है। तो यहाँ पे इस डेटा को समझने से पहले हम बात समझते हैं कि इंडिया में फॉरेन ट्रेड आया कैसे। तो फॉरेन ट्रेड ऐसे बात नहीं है कि इंडिया बहुत सारी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन अगर हम इंडिया के हिस्ट्री को देखें तो यहाँ कॉलोनियल हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो रूल करता था। आज से 200 सालों तक रूल किया। तो वो एक फेज था, लेकिन उसके पहले से अगर हम देखें, अगर हमारा सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर देखें, प्राचीन काल से, एंशियंट टाइम से, तब भी हम उस समय की कनेक्टिविटी के हिसाब से भी हम जो आज के समय में हम्म, हमारी मिस्र की सभ्यता है, माया सभ्यता है, और आपके अफगानिस्तान तरफ, तो उस समय जो थे तब वहाँ ट्रेड होती थी। ठीक है। तो उस समय भी क्या है, कंट्रीज आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे और व्यापारिक लेन देन होता था। ठीक है। तो उस समय से हमारे व्यापारिक रिश्ते बाकी देशों के साथ रहे हैं। तो वो समय के साथ साथ धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। राजाओं महाराजाओं के समय से अगर हम देखें तो फिर जब ब्रिटिश रूल आया तो तब से, अगर हम सिस्टमेटिक रूप से बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो उसके बाद से एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा होने लगा, ज्यादा रूप से होने लगे, क्योंकि अब उस समय अब बिजनेस एरा आने लगे थे। ठीक है। तो वहां से उसका बेस
बनते गया। फिर इंडिया की अगर हम ट्रेड डेवलपमेंट की बात करें, तो इंडिया का जो ट्रेड डेवलपमेंट है वो बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसमें हम ग्रोथ का स्टेज देखते हैं। तब तक इंडिया हमारा एक अलग एंटिटी बन चुका था, क्योंकि उसके पहले गवर्नेंस जो है ब्रिटिशर्स करते थे। तो उस समय को हम एक सोल एंटिटी नहीं मान सकते हैं। उस समय पाकिस्तान से डिवाइडेशन हुआ, फिर उसके बाद की जो हमारी एक स्टडी ऑफ इकोनॉमी है, उसे एक अलग ही डेटा से देखा जाता है, कंपैरिजन से देखा जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और हमारा प्री इंडिपेंडेंस के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1950 से लेकर अभी हम जहाँ हैं वहाँ तक में हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काफ़ी चेंज हुआ है। हम 1950 से 1990 के बीच में भी कई कंट्रीज से, कई ग्रुप से हमारा ट्रेड था, वो काफ़ी चेंज होते गया। ठीक है, उनके साथ रिलेशन चेंज होते गए। उस समय के जो कई पार्टनर थे वो अब वैसे रिश्ते नहीं रहे, नए रिश्ते भी बने हैं, पुराने रिश्ते भी बने हैं, छूटे हैं, बने भी हैं। तो वैसा चला है। तो यहाँ पे इंडिया कई चीज़ों के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, अब फैक्चुअल स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो डेटा रहेंगे वो आपके बुक्स में से लिया गया है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट क्या प्रोसेस होता है। एक्सपोर्ट्स में हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान हम बेचते हैं। जिस कंट्री को जो जरूरत हो वो हमसे कांटेक्ट करेगी, चाहे हम गवर्नमेंट एंटिटी हो या प्राइवेट एंटिटी। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से हम उन्हें क्या करेंगे, सर्विस देंगे। तो यहाँ पे इंडिया में जो सबसे ज्यादा चीज एक्सपोर्ट होती है, तो उसमें है रिफाइंड पेट्रोलियम, जो कि $86.2 बिलियन के रेट से जाती है। ठीक है, मतलब इनका जो जैसे जो चीज लीटर में जाती है वो लीटर में जाएगी, किलो में जाएगी वो किलो में जाएगी। ठीक है, या वो पैकेज्ड आइटम में जाएगी, तो वो सब वो उनके हिसाब से जाएगी। जैसे ज्वेलरी जो है वो हमारा अलग ही तरीके से सब काउंट होता है, तो वो अपने काउंट के हिसाब से वो अमाउंट है। ठीक है, तो इंडिया से रिफाइंड पेट्रोलियम सबसे ज्यादा $86.2 बिलियन जाती है। देन डायमंड्स जो है, देन डायमंड जाती है $25.9 बिलियन। देन पैकेज्ड मेडिकामेंट्स जाती है। दैट मीन्स मेडिकल के जो भी प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट है, या जो काउंसलिंग थेरेपी है, टोटल ओवरऑल। ठीक है, वो $19.5 बिलियन जाती है। और उसके बाद ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरी जाती है $12.6 बिलियन। देन राइस। तो ये बेसिकली हमारे छह चीजें हैं, ये मोस्ट टॉप में है इसलिए, नहीं तो और भी कई चीजें हैं इंडिया की, आगे हम देखते रहेंगे। तो रिफाइंड पेट्रोलियम जाती है, डायमंड, पैकेज्ड मेडिकमेंट्स, ज्वेलरी और राइस, ये हम इंडिया से बाहर भेजते हैं। अगर हम देखें तो ये सभी चीजें, राइस को तो हम जान ही रहे हैं, पेट्रोलियम भी होती हैं भारत की कंपनी, जैसे बीपीसीएल हो गए, ओएनजीसी हो गए, एचपी हो गए, या रिलायंस के हो गए। तो ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कई कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे हम चैप्टर में पढ़ते हुए कई चीज, नई नई चीजों को, फैक्ट को भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो ये तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम कौन कौन सी कंट्री को ज्यादा करते हैं। एक्सपोर्टिंग मोस्टली टू यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, अमेरिका को करते हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट को करते हैं, ठीक है, अरब कंट्रीज को करते हैं, देन नीदरलैंड को करते हैं, देन चाइना को करते हैं। देखो चाइना की में एक बात देखो, यहाँ पे एक्सपोर्ट हम $15.3 बिलियन कर रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ अच्छी चीजें देखने मिलेंगी। और देन फिर हम बांग्लादेश को हम $13.8 बिलियन करते हैं। तो ये एक्सपोर्ट हम जिस कंट्रीज को कर रहे हैं उसके साथ हमारे एक ट्रेड रिलेशन को शो करता है। तो हम सबसे ज्यादा यूएसए से करते हैं, जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनसे करते हैं,
देन अरब से कंट्री करते हैं, नीदरलैंड नाम ऐसा लग सकता है, मोस्टली न्यूज में नहीं रहता, लेकिन हम नीदरलैंड के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे हैं बेसिकली एक्सपोर्ट को लेकर। देन चाइना है और बांग्लादेश है। ठीक। तो वहीं पे लेकिन जब इंपोर्ट की बात आती है, तो इंपोर्ट में भी हम देखते हैं कि इंडिया में जो जो मोस्टली प्रोडक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं। टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स आर क्रूड पेट्रोलियम। तो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स में क्रूड पेट्रोलियम को हम 170 बिलियन डॉलर हम भेजते हैं। ठीक है। देन हम इंडिया में जान रहे हैं कोयले का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हम उस पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में काफ़ी आगे हैं, तो कोल ब्रिकेट्स भी हमारे कंट्री से इंपोर्ट होते हैं। फिर हम इसमें देखेंगे तो गोल्ड भी हम लेते हैं, और पेट्रोलियम गैस भी हम लेते हैं, और डायमंड भी आते हैं। तो मोस्टली अगर हम देखें तो क्रूड पेट्रोलियम जो हमारी देश की जो है पेट्रोलियम नीड्स को फुलफिल करते हैं, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, या आपके वो केरोसिन हो, और पेट्रोलियम डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो। ठीक है। उसके लिए हम क्रूड ऑयल लेते हैं, कोल ब्रिकेट्स लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, पेट्रोलियम गैस लेते हैं, और डायमंड लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इंपोर्ट में, देखिए एक कंपैरिजन आपको मैं बताऊंगा कि एक्सपोर्ट में भी जो जो प्रोडक्ट है हम इंडिया से बाहर भी भेज रहे हैं, और कुछ कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ पे सेम लग रहे होंगे उसको हम इंपोर्ट से भी मंगा रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है उसको हम लास्ट में डिफाइन करेंगे, तब तक सोचिए वो क्या हो सकता है कि हम सेम चीज़ों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सेम चीज़ों को मंगा भी रहे हैं। प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि डायमंड को भी हम एक्सपोर्ट उतने ही कर रहे हैं, फिर मंगा भी हम उतनी ही रहे हैं। ठीक है। गोल्ड भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज्वेलरी कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी कर रहे हैं, लेकिन हम फिर उसे इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो ये सोचने की बात है, सोचिएगा। तो अब इसके दूसरे पोर्शन, इंपोर्ट के पोर्शन में अब हम देखते हैं कि किस कंट्री से हमारे इंपोर्ट रिलेशन ज्यादा है। मीन इट मीन्स कि वहां से मंगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्टिंग मोस्टली फ्रॉम चाइना। ठीक है। चाइना को मैंने यहाँ पे बताया था कि चाइना से हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को हम जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो 15.3 बिलियन, सिर्फ 15.3 बिलियन करेंगे। लेकिन जब उससे सामान लेना हो तो हम 110 बिलियन डॉलर हम परचेज करते हैं उससे। ठीक है। तो हम हमारा मोस्टली देखिए कितना हैविली हम इंपोर्ट रिलेशन है चाइना के साथ, वहां से कितने सारे हम सामान लेते हैं। देन यूनाइटेड अरब इमिरेट है, तो वहां से हम 51 बिलियन लेते हैं, जस्ट चाइना के हाफ। चाइना से हमारा जो भी इंपोर्ट रिलेशन है, फॉरेन ट्रेड है, वो जस्ट डबल है इनकम इन केस ऑफ इंपोर्ट। ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट से 48.5 बिलियन है, सऊदी अरब से है, और रशिया से है। ठीक है। तो रशिया से हमारा इंपोर्ट रिलेशन ज्यादा है, उसे हम भेजते कम है, लेते ज्यादा है। ठीक। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे डिकेड वाइज एनालिसिस। ठीक है। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही, स्पेशली व्हेन वी टॉकिंग अबाउट फॉरेन ट्रेड। ठीक है। या फॉरेन ट्रेड कहें या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहें, तो जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो तो समझ जाइए फॉरेन ट्रेड है। तो इसकी जब भी स्टडी होती है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट मीन्स 1950 से स्टार्ट होती है। तो 1950 में इसे समझने से पहले ये भी देखते हैं कि उस समय हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी ब्रिटिशर्स से। तो उसके बाद हमारे पास ये इंडिया के पास एक प्रॉब्लम आया या सिचुएशन आया कि हम हमारी कंट्री सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करेगी। तो उस समय जो गवर्नमेंट थे तो उन्होंने 5 ईयर प्लानिंग बनाने शुरू किए। वो एक हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप था टुवर्ड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। ठीक है। तो उसमें कई प्रकार के पॉलिसी बनाए गए। तो धीरे धीरे हम क्या करते गए, हमारे अब हम उस समय नए नए थे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी ग्रोथ में था। ठीक है। उस समय से लेके अभी भी है। तो कंट्री को, हाँ, इंडिया के बारे में ये था कि हम मोस्टली मशीन्स वगैरह यूज नहीं करते थे कई प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है। आज हम चाहे कितनी भी फूड प्रोसेसिंग में हम आगे बढ़े हैं, चाहे वो आपके खाने पीने की चीज को लेकर, इवन ब्रेड बनाने तक को लेकर हम अब मशीन से बना रहे हैं। ब्रेड हो गए, रोटी हो गए, आपके छोटे छोटे ऐसे सामान जो कॉटेज इंडस्ट्री, गृह उद्योग जैसे हम देखते हैं, पापड़, अचार, आपके डिफरेंट टाइप के पेस्ट हो गए, तो वो सब पहले क्या थे, मशीन नहीं थे, तो घरों में बनते थे, लोग आपस में मिलकर काम करते हुए बनाते थे। लेकिन उसके बाद हमें क्या हो गया, इकोनॉमिक ग्रो करना था, नीड्स को फुलफिल करने थे, तो हमें मशीन का यूज करना था। तो धीरे धीरे देखिए 1950s में क्या हुआ, यहाँ नोटेबल इवेंट्स वाले साइड में देखेंगे। ए फोकस ऑन heavy industries and a rise in the important importation of equipments, raw material and food grains.
तो यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे तो एक बात हमें याद होगा, या उसको फिर से रिकैप करते हैं। फूड ग्रेन हम इसमें मंगा रहे हैं, रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, इक्विपमेंट मंगा रहे हैं। तो उस समय क्या था, जैसे ही इंडिपेंडेंस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, तो इंडिया डिवाइड हुआ था पाकिस्तान और एक पोर्शन इंडिया में। ठीक है, तो उसमें काफी लोग इधर से उधर हुए। तो उस समय एग्रीकल्चर, हमारा इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप के बिजनेस काफी प्रभावित हुए। ठीक है, तो उस समय खाने पीने की चीज़ों में भी काफ़ी समस्या आई हमारे पास। ठीक है, तो वहाँ पे फूड ग्रेन्स के लिए हमें बाहर कंट्रीज पे बहुत डिपेंड रहना पड़ा, मंगाना पड़ा, राहत की सामानें मंगानी पड़ी। ठीक है, और अब हमें कंट्रीज को क्या है, डेवलपमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज लगाने थे। तो फर्स्ट हमारा जो डिकेट था 1950 में, जिसमें हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान आया था। तो उस समय हम हेवी इंडस्ट्री लगाने के लिए हम इक्विपमेंट्स मंगाए, रॉ मटेरियल मंगाए और प्लांट इस्टेब्लिश किए। ठीक है, जैसे हम अभी देखते हैं कि उस समय हमने सेल SAIL की स्थापना की थी, जिसमें हमारा भिलाई स्टील प्लांट आता है, दुर्गापुर का स्टील प्लांट आता है, राउरकेला का प्लांट आता है। ठीक है, ऐसे राष्ट्रीय महत्व वाले इंडस्ट्रीज सेट करते गए। ठीक है, ये तो उसका एक बैकग्राउंड पॉइंट। ठीक है, तो उस समय 1950 के डिकेड में, ठीक है, हम 10 साल के आंकड़ों को लेते हैं, तो 1950 से लेके 90 आपका 59 तक को मानेंगे इसमें। ठीक है, तो एक्सपोर्ट जो है उस समय हमारा कितना था, 606 करोड़ था, 606 करोड़ के अराउंड था। ठीक है, तब हमारा एक्सपोर्ट उतना था। और इंपोर्ट जो था उस समय 608 करोड़ था। ठीक है, तो वो फर्स्ट हमारा डिकेड में था। ठीक है, देन 1960 में जब हम आते हैं, तो जो हमारा एक्सपोर्ट था 1950 का, उसमें हम 23.7% का ग्रोथ देखे कि उसमें एक्सपोर्ट में, मतलब तब हम सामान भेजना शुरू कर चुके थे। ठीक है, तब हम धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे, और भी कई कंट्रीज थी जिससे हम रिलेशन बना रहे थे। देन इंपोर्ट में हमारा 40% का इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे 60 के डिकेड में देखेंगे तो रुपए का अवमूल्यन शुरू हो चुका था, मौसम खराब होने लगे थे। हम तब भी फूड ग्रेन मंगा रहे थे, यहाँ पे देखेंगे नोटेबल इवेंट के हमारे 1960 वाले पैराग्राफ पे। तो फूड ग्रेन मंगा रहे थे और एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल हम पे डिपेंड थे बाकी कंट्रीज पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आया 1970s का दौर, जिसमें हमारा बाकी कंट्रीज से हम इंपोर्ट के लिए काफी डिपेंड हुए। तो यहाँ पे देखिए कि हम लगभग उस पे 50% इंक्रीमेंट होगा, ये 50% इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, तो हम्म तो 50% का इंक्रीमेंट हुआ 1970 में। ठीक है, तो उस समय जो वर्ल्ड लेवल पे थोड़ी इकोनॉमी जो है फ्लक्चुएट कर रही थी। ठीक है, तो ओपेक जिसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए OPEC का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएंगे? ओपेक और OECD। ठीक है, तो 1970 में हमारा इंपोर्ट ग्रोथ हुआ। उस समय जो फ्यूल प्राइस थे, पेट्रोल डीजल, वो सभी के प्राइस बढ़े। और तब भारत ने क्लॉथिंग, ज्वेलरी, स्टोन्स, इस सभी की एक्सपोर्ट शुरू कर चुका था। लेकिन तब मतलब हम, ठीक है, मनीष ने सही जवाब दिया। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोल एंड एक्सपोर्टिंग कंपनीज, कंट्रीज, सॉरी। ठीक है, सो 1980s में जब हम आते हैं तो भी हम देख रहे हैं कि 8.7% के रेट से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ग्रोथ हुआ है। ठीक है, लेकिन 1980s में हम देखते हैं हमारा इंपोर्ट, मतलब जो हम बाकी कंट्री से सामान लेते थे, वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि उस समय गल्फ कंट्रीज तरफ क्राइसिस चल रहे थे, करेंसी हमारा, जिसके कारण डिप्रिसिएशन में जाने लगा। ठीक है, और उस समय क्या था कि इंडिया में एक्सपोर्ट इंसेंटिव हमारा इम्प्लीमेंट किया गया, लाया गया। ठीक है, तो 1980s के समय हम देखेंगे तो पॉलिटिकली रूप से इंडिया थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था। कुछ लीडर्स की मर्डर्स हो गए थे उस समय। तो उसके कारण भी जो हमारी इकोनॉमी है थोड़ा फॉल डाउन हुआ था। लेकिन जब हम इंडिया की हिस्ट्री में आप देखेंगे 1990s, तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? इंडियन इकोनॉमी के लिए। इस समय क्या इवेंट हुआ था, कोई बता सकते हैं 1991 पे इंडियन इकोनॉमी के लिए? ठीक है, तब तक हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट जो है हमारा 10% एनुअल ग्रोथ कर रहा था। ठीक है, और हमारा 1990s के हम इंपोर्ट वाले सेक्शन में देखेंगे तो स्पेशली 93 94 से सिग्निफिकेंट इंक्रीज स्टार्ट हुआ। सुमेश जी, वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1971, ठीक है।
ठीक है, उस समय हुआ था उसके कारण। हम्म तो 1991 इंडियन इकोनॉमी के लिए एक मेजर ईयर था, जहाँ पे एक पॉलिसी लाई गई जिसे हम एलपीजी बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। तो एंड ग्लोबलाइजेशन, तो इंडियन इकोनॉमी को काफी बूस्ट की। तो आज हम जिस स्टेज पे खड़े हैं इकोनॉमी के, तो उसको इतना अच्छा मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं वहाँ एलपीजी का भी रोल है। ठीक है, उसके साइड इफेक्ट भी है, हम एलपीजी का चैप्टर सेपरेट है, उसे हम पढ़ेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी जानेंगे कि उसके साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है। तो ये था हमारा कि डिकेड वाइज हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हमारा क्या ग्रोथ रहा है। ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि इंडिया ट्रेड तो करता है, लेकिन किसके किसके साथ करता है। तो कई कंट्रीज हैं और कई ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं जो आपस में मिलके संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और इससे क्या है, वो आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं। तो उसी में हम बुक के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारा पहला आता है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यह बना था आपका 1961 में। ठीक है। उसमें 36 मेंबर हैं। तो OECD कंट्रीज या OECD के जो नेशंस हैं, उनका इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सिग्निफिकेंट हम शेयर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो इंपोर्ट के लिए हम मोस्टली कौन कौन से सामान मंगाते थे, डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, या फिर कैपिटल गुड्स जो है हम OECD नेशन से मंगाते हैं। ठीक है। OECD में आप लोग कब बना था वो देख लेना, मेंबर कौन कौन कंट्रीज है, कौन कौन थे, क्या, और इसका मुख्यालय कहाँ है, वह देख लीजिएगा। ठीक है। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि इंडिया में जब इंडिया में मोस्टली किसका, कौन सी कंट्री का प्रभाव था, यूके का था, ब्रिटिश का था, इंग्लैंड का था। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, चाहे उसे हम यूके, मतलब यूके वहाँ का वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो जाता है वहाँ पे, ब्रिटेन है और लैटिन ऐसा एक कंट्री है, वो सब मिला के यूके कहलाता है। ठीक है। तो इंग्लैंड के साथ हमारा इंपोर्ट रिलेशन ज्यादा था, क्योंकि हम पे वो उस समय क्या थे, रूल करते थे, तो वहां से सामान आना जाना होता था। तो OECD के मेंबर भी है वो। तो देखिए 90 इंपोर्ट वाले सेक्शन में सेकंड पैराग्राफ देखो, 1960-61 में जो 80% हमारा इंपोर्ट होता था OECD नेशन से। ठीक है, भारत के टोटल इंपोर्ट में 80% जो है OECD का रोल रहता था। ठीक है। तो उस 80% में भी 50%, अगर उस 80% को हम 100% मानेंगे इंडिया में जो आ रहे हैं, तो उसमें इंग्लैंड और यूएसए का कंट्रीब्यूशन 50% था, मतलब आधा था पूरा। ठीक है। और वह धीरे धीरे घटते गया समय के साथ। क्यों? क्योंकि भारत जो है आपका ओपेक कंट्रीज के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ, रसिया के साथ, या एशियन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड रिलेशन स्टेब्लिश करते गया। ठीक है। तो यूके और यूएसए का पोर्शन घटते गया, और 93-94 में हम देखते हैं कि वो 19% पे आ गया। ठीक है। जो 80% था OECD पे डिपेंडेंस, वो 19% पे आ गया। ठीक है, 19% पे आ गया। और तब भी 19% में भी 50% यूके और यूएसए का रोल था, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ की इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल एक्टिविटीज डेवलप्ड है इंडिया के कंपैरिजन में, या बाकी वर्ल्ड लेवल पे कंट्रीज में भी देखें तो ये टॉप कंट्रीज में आती है। ठीक है। तो OECD में और भी कंट्रीज थे यूके यूएसए के अलावा, तो उसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, ये सभी कंट्रीज थे। तो हम इनसे भी सामानों का लेन देन करने लगे। ठीक है, उनसे सामान हम लेने लगे। वहीं पे OECD के एक्सपोर्ट में अगर हम देखें तो उन्हें हम भेजते थे, तो 1960-61 में 66% हम प्रोडक्ट सर्विसेज हम शेयर करते थे। ठीक है, उसमें भी यूके यूएसए लेने में ज्यादा थे। अगर उस समय देखें तो वो हमें सामान जो है वो देते भी ज्यादा थे। अब जब एक्सपोर्ट की बारी आई तो लेते भी ज्यादा है। ठीक है। तो क्योंकि वो बड़ी कंट्रीज है, उनकी नीड्स रहती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ, थर्ड पैराग्राफ में, एक्सपोर्ट के थर्ड पैराग्राफ में देखिए, द प्रोपोर्शन ऑफ OECD नेशंस इन इंडिया एक्सपोर्ट फेल इन 1970, 71 एंड 80, 81 बिफोर राइजिंग वंस अगेन इन 1990। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, वॉर चल रहे थे, इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, रिस्ट्रिक्ट थी बिफोर 1990। ठीक है। तो इसके कारण थोड़ा एक्सपोर्ट हमारा फेल हुआ। फिर वहीं पे जैसे ही 1991 का पोर्शन आया, तो देखते हैं 15% ग्रो होने लगा हमारा एक्सपोर्ट रिलेशन OECD के साथ। ठीक है। तो उसके बाद 2001-2 में देखते हैं कि OECD एक्सपोर्ट ड्रॉप ड्यू टू पुअरर US, जापान, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम एक्सपोर्ट।
ठीक है, तो वो कुछ पुअर रिलेशन के कारण हमारा ओईसीडी के साथ थोड़ा एक्सपोर्ट कम हुआ। और ये सभी कंट्रीज थे जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट रिलेशन था। ठीक है, जिनके साथ मोस्टली इंपोर्ट रिलेशन है उनके साथ एक्सपोर्ट रिलेशन रहा है। नाउ हमारी दूसरी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ग्रुप ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड में हम दूसरी कंट्रीज है ओपेक। फर्स्ट हमारा था ओईसीडी, दूसरा है ओपेक, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ओपेक से, जैसे ही नाम से शो हो रहा है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग के नाम से, तो मोस्टली ये ऐसे कंट्रीज थे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते थे। ठीक है, तो इसके लिए लगभग हर नेशन को डिपेंड रहना पड़ता था। तो इनका इंडिया के इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन में अहम रोल रहा है। लेकिन ज्यादा रोल रहा है किसमें, इंपोर्ट में। ठीक है, तो इंपोर्ट में इनका अगर हम देखें तो 60-61 में जो इनका रोल था वो 5% था। तो धीरे धीरे इंडिया में क्या है, इंडिया ग्रो होने लगी, तो चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, वो भी ग्रो होने लगा। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो रोल है वो बढ़ने लगा। ठीक है, तो 70-71 में वो फिर 8% हुआ। तो और 80-81 में 28% हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके सिग्निफिकेंटली ओपेक का परसेंटेज कंटिन्यूस इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये बेसिकली ओपेक कंट्रीज हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए इनका डेटा जो है उतना क्लियर नहीं रहा है। तो ये कंट्रीज को उतना जरूरत नहीं पड़ता था, तो हम उतना एक्सचेंज प्रोसेस नहीं होता था, सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही फोकस रहा ओपेक कंट्रीज के साथ, कि हम उनसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते थे जितने भी टाइप के हैं, और उसे हम फिर पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ओपेक कंट्रीज में मोस्टली अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, हमारे पास जो गल्फ कंट्रीज है मोस्टली वो सभी आते हैं। उसके अलावा और भी कई नेशन है, ऐसा नहीं है कि गल्फ कंट्रीज में ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाए जाते हैं। गल्फ कंट्रीज तो आती हैं, उसकी जैसे कतर आती है, इंडोनेशिया आती है, यूएसए है, आपका यूनाइटेड अरब इमारात है, और अल्जीरिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, कॉन्गो हो गए। ये सभी कंट्रीज क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए जो ग्रुप बनाए हैं ओपेक, उसके सभी मेंबर्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो 12 मेंबर हैं ओपेक में। ठीक है, नाउ ईस्टर्न यूरोप, तो जैसा मैंने बताया था कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओईसीडी पे डिपेंड नहीं था। धीरे धीरे समय के साथ बाकी कंट्रीज के साथ, बाकी ग्रुप ऑफ कंट्रीज के साथ रिलेशन बढ़ते गए। तो वैसे में ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज जो थे उसके साथ इंडिया का रिलेशन बढ़ते गए। तो यहाँ 1960 से 1980 तक जो हम देखते हैं कि इंडिया का इम्पोर्ट जो था वो मोस्टली 1960 से 80 तक में मोस्टली ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज में था, स्पेशली यूएसएसआर। ठीक है, तो जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस रसिया बोलते हैं। ठीक है, वो है। बाद में वो फिर यूएसएसआर जो है अब तो अस्तित्व में नहीं है। बाद में जब वो डिवाइड हुआ तो फिर उसके बाद इंडिया का जो ईस्टर्न यूरोप के साथ ट्रेड रिलेशन है वह कम होते गया। ठीक है, तो ईस्टर्न यूरोप के साथ अगर हम देखें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल्स, कैपिटल इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील एंड नॉन फेरस मटेरियल। ठीक है, नॉन आयरन वाले जो मटेरियल होते हैं उसे नॉन फेरस मेटल बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका कॉपर हो, गोल्ड हो, डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट हो। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेते थे, केमिकल लेते थे, कैपिटल इक्विपमेंट लेते थे, आयरन स्टील और नॉन फेरस मटेरियल मेटल्स लेते थे। ठीक है, तो वहां से हमारा क्या था, मोस्टली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन था। लेकिन थर्ड हम पैराग्राफ में देखें तो इंपोर्ट फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप ड्रास्टिकली इंक्रीज एज रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, यूएसएसआर पहले कंट्री का ग्रुप था यूरोपियन कंट्रीज का। ठीक है, जिसमें रसिया और भी देश शामिल थे, मेन रसिया था। तो उसका डिसोल्यूशन होने के बाद सभी कंट्रीज अपनी अपने हिसाब से पॉलिसी बनाने लगी। तो इंडिया का रिलेशन थोड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन कम होने लगा। ठीक है, तो लास्ट पैराग्राफ में देखिए, एज रशियन एक्सपोर्ट डिक्रीज ईस्टर्न यूरोप एक्सपोर्ट फेल। ठीक है, तो रसिया के साथ फिर हमारा एक्सपोर्ट कम होने लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा क्या है, जो रिलेशन है वो थोड़ा डाउन होने लगा। ठीक है, तब तक अब हम धीरे धीरे एशियन कंट्रीज की ओर हम शिफ्ट हो रहे थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, और भी हमारे कई ग्रुप बन रहे थे। तो अगर हम देखें, अगर इंडिया का फॉरेन रिलेशन, तो कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं रसिया के साथ काफी अच्छा हमारा रिलेशन है। चाहे कुछ सालों पहले की घटनाओं को देखते हुए देखें तो क्रूड ऑयल के लिए हम रसिया के लिए एडवोकेसी करते हुए यूएसए, ईरान, इनको हम इग्नोर करते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन की बात है। लेकिन रसिया के साथ हमारा एक पुराना संबंध है इंडिया का ट्रेड रिलेशन को लेकर। चाहे वो ट्रेड ट्रेड के साथ रिलेशन हो या स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी हो, रसिया इंडिया का एक काफी अच्छा
बोल सकते हैं ऐसा फ्रेंड है, ऐसे कंट्रीज को कंट्री वाइज देखेंगे तो। ठीक है। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, इसके बाद हमारे यहाँ प्लांट, जैसे मैं बताया, इस्टेब्लिश हो रहे थे। जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, राउरकेला का प्लांट है, या फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में देखेंगे, तो उन तीनों प्लांट को बनाने में रसिया का काफी योगदान रहा है। ठीक है। आज भी वहां जाएंगे तो रशियन लोगों का, रसिया के कुछ बनाए हुए अ, चीजें मिलती हैं अभी। जनरली एक बात है कि टॉपिक वाइज तो नहीं है, लेकिन देखिएगा भिलाई का जो मैत्री बाग है, तो वो मैत्री बाग मतलब मैत्री मीन्स मित्रता होती है, तो इंडिया और रसिया की मित्रता या फ्रेंडली रिलेशन को शो करने के लिए उसे बनाया गया है। उसका नाम मैत्री बाग, वो इंडिया और रसिया की मित्रता के कारण है। तो ये एक शो करता है कि हमारा रिलेशन जो ट्रेड रिलेशन था, उसके साथ साथ वो स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी बना। रशियन कॉलोनी भिलाई में है। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट जाएंगे, तो राउरकेला का जो नाम है, वो रसिया का एक एरिया पड़ता है जिसे हम रूर बोलते हैं। ठीक है। तो वहां से, वहां की मिट्टी और रसिया राउरकेला की जो लैंड है, सॉइल है, उनका काफी थोड़ा मैच होता है। तो, और इस कारण भी राउरकेला का नाम उस रूर एरिया के कारण से मिलते जुलते जो सॉइल है और लैंड प्रोडक्ट हैं, वो मिलने के कारण भी राउरकेला का नाम पड़ा। ऐसा मैंने किसी बुक में पढ़ा था। ठीक है। तो फॉरेन ट्रेड में ऐसे होती है, सिर्फ कमर्शियल ही नहीं होते हैं, हमें डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी रखने पड़ते हैं, ताकि हमारी फ्रेंडशिप और बिजनेस जो है काफी अच्छे से चल सके। ठीक है। तो वो सब हम, एमबीए के भी 4 सेमेस्टर है, उसमें काफी चीजें भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जब हम पढ़ेंगे, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे, तो ये सभी चीजें हम सीखते जाएंगे कि कैसे रिलेशनशिप डेवलप होती है कंट्रीज के बीच में भी। हाँ, अखिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि भिलाई में रशियन कॉलोनी भी है। ठीक है। जो जब इस्टेब्लिश हो रहा था, तो वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के जो स्किल्ड वर्कर हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गया, एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर भी हुआ था। तो ईस्टर्न यूरोप के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, वो यूएसएसआर के डिसोल्यूशन के बाद घटने लगा। ठीक है। लेकिन रसिया अब इंडिविजुअल होने होता है ईस्टर्न यूरोप के साथ। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने ग्रुप ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड में हमने देखा, टाइम हो रहा है, ग्रुप ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड में हम देखे थे कि, और ओईसीडी है, दूसरा है हमारा ओपेक है, तीसरा है ईस्टर्न यूरोप है, देन हमारे एशियन कंट्रीज के साथ भी है रिलेशन। ठीक है। तो उसको 4 टाइप में हम देखेंगे। तीसरा ईस्टर्न यूरोप भी है, और उसमें एशियन कंट्रीज भी देखेंगे आप लोग। अब हम जैसे फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो फॉरेन ट्रेड में जो, अगर हम इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा कंपैरेटिव एडवांटेज, या इकोनॉमी की जो पुरानी थ्योरीज थी, उसमें हमारा एक थ्योरी आता है कंपैरेटिव एडवांटेज। तो वो थ्योरी क्या एडवोकेट करती है कि हर कंट्री या कई कंट्रीज जो होती हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाने में अ, इतनी आगे रहती है कि वो बाकी कंट्रीज से उस प्रोडक्ट में काफी आगे रहती है, और वो उस प्रोडक्ट को मास लेवल पे प्रोड्यूस करती है। तो उससे उस कंट्री को क्या है, उसका बेनिफिट मिलता है। कोई कंट्री अगर एक ही चीज को बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर रही है, तो उस कंट्री को उसका फायदा होगा, वो उसके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। वो कंट्री क्या है, उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में तो बेचेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ वो दूसरे कंट्रीज को भी बेचना शुरू करेगी। तो ये कहलाता था उनका कंपैरेटिव एडवांटेज। तो इस बेस पे पहले प्रोडक्शन काफी होता था। ठीक है। प्रोडक्शन स्टेज अगर हम देखेंगे, तो वो था। तो धीरे धीरे चेंज होते गया। तब आया न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने के लिए न्यू ट्रेड थ्योरी ने क्या किया, पुराने ढर्रे से जो चला आ रहा था कि सिर्फ उस लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना है और उसे सेल करना है, वो हमारा पुराना थ्योरी था। लेकिन उसके बाद समय के साथ सब डेवलप होते गए। ठीक है। तो वहां पे ये चीज सामने आई कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी ध्यान रखना है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का भी ध्यान रखना है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी ध्यान रखना है, नेटवर्क इफेक्ट का भी ध्यान रखना है। तो ये जब चीजें को ध्यान में रखते गए, तो इन चीजों का बेस बना न्यू ट्रेड थ्योरी। ठीक है। पुरानी चीजों को पीछे छोड़ के हम नई चीजों पे ध्यान दिए। ठीक है। चाहे वो इकोनॉमी ऑफ स्केल हो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो, या फिर नेटवर्क इफेक्ट हो। तो इन चीजों को हम आगे लेते गए, और कंपैरेटिव एडवांटेज को हम पीछे छोड़ते गए। ठीक है। तो इन चीजों को जब हम आगे लेते गए, तो नए ट्रेड पैटर्न हमें शो होने लगे। ठीक है। इससे क्या है, गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाने में हेल्प करती गई, कहीं ना कहीं इंडिया का भी पॉलिसी जो मेकिंग है, इन सब पे के कारण भी सेप लिया। ठीक है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी जो है वो एडवोकेट करती थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को। हमारा फर्स्ट में देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दैट मीन फंडामेंटल आइडियाज ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। तो इसमें क्या था कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इकोनॉमिक स्केल को हम महत्व देने लगे, या महत्व नहीं भी दिए, लेकिन वो धीरे धीरे समय के साथ आने लगा। तब क्या है, कंट्रीज उसको महत्व देने लगी। ठीक है। तो ये था कि हम चीजों को ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेंगे, तो उस पर कॉस्ट कम लगेगी। ये होता है हमारा इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो उस चीजों को हम करते गए, तब तो हम दूसरी कंट्रीज को भी हम दे पाते हैं। ठीक है। अपनी कंट्री की नीड को फुलफिल करने के बाद हम फॉरेन ट्रेड, फॉरेन की तरफ जाते हैं।
या उनसे पहले से डील हो गया तो उन्हें पहले भी देते हैं। ठीक है, तो फंड इसमें दूसरा हमारा पॉइंट आया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड प्रेफरेंस का। दैट मीन्स मार्केटिंग का पोर्शन थोड़ा आ जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हम देखिए यूएसए में जो प्रोडक्ट यूज करते हैं इंडिया में नहीं करते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करने लगे हैं। या जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ प्रोडक्ट को यूज करने का तरीका अलग होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोडक्ट यूज करने का तरीका अलग होता है। इंडिया के खान पान में देखेंगे, दूसरी कंट्रीज के खाने पीने में देखेंगे, कल्चर में देखेंगे, टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो काफी अलग होते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट इसमें वही आता है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो आईटी का जो कंप्यूटर्स के जो डेवलपमेंट है, एआई का डेवलपमेंट है, ऐसे वीएफएक्स हो गए, मार्केटिंग के रिसर्च के कई चीज़ हो गए, वो हम अडॉप्ट करते गए फॉरेन से। या जो इस टेक्नोलॉजी को इनोवेशन को खुद से डेवलप किए, उसे अप्लाई किए, वो क्या है, वो इकोनॉमी या बिजनेस के लेवल पे काफ़ी आगे गए अलग से। ठीक है, तो वो उन्हें क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देने लगा। ठीक है, चाहे वो जापान हो, हमारा साउथ कोरिया हो, यूएसए हो, रसिया हो, ये सभी क्या है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे काफी आगे थे, तो इसके कारण आज वर्ल्ड इकोनॉमी पे वो काफी आगे है। नाउ वी कम टू नेटवर्क इफेक्ट। इन सम इंडस्ट्रीज द वैल्यू ऑफ ए गुड और सर्विसेज इंक्रीज as मोर पीपल यूज इट, दिस इज नोन एज नेटवर्क इफेक्ट। ठीक है, मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जब यूज करेंगे, ठीक है, और आपस में बात करते हुए उसको एक प्रमोट होता है। जैसे हम देखेंगे तो आईफोन का कोई एक लिया तो दूसरा भी लेता है, तीसरा भी लेता है, ऐसे करके बहुत सारे लोग एक दूसरे की जब एक दूसरे को फॉलो करते हुए चीजें लेने लगते हैं, तो वो नेटवर्क इफेक्ट हो जाता है। प्रोडक्ट को यूज करने को लेकर भी होता है, टेक्नोलॉजी को भी, जैसे हम चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो गए या एजुकेशन सेक्टर में हम सेम चीजों को अपनाने लगे हैं, तो वो नेटवर्क इफेक्ट होता है। मतलब आपस में लोगों को देखते हुए चीजों को यूज जब हम करने लगते हैं तो वो हमारा नेटवर्क इफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, आज का जो हमारा स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, इसमें हम ग्लोसरी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज जिसकी हम बात कर रहे थे, तो कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो क्या होता है, कोई बताएगा? कंपैरेटिव एडवांटेज जो है उसको पीछे छोड़ते हुए हम न्यू ट्रेड थ्योरी को लाए। जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपैरेटिव एडवांटेज है, और यहाँ पे देखिए न्यू ट्रेड थ्योरी की जब हम बात कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में, इट सजेस्ट दैट ट्रेड कैन बी बेनिफिशियल इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज हम ट्रेड को डेवलप कर सकते हैं। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए नेशन टू मैन्युफैक्चर एन आइटम एट अ चीपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन दैट अनदर नेशन। हम दूसरे देश के कंपेयर में किसी सामान, प्रोडक्ट या सर्विस को कम मूल्य में बना रहे हैं, कम कॉस्ट में बना रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, जैसे इसमें चाइना काफी आगे रहता है। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं ऑटर्की। तो ये ऑटर्की है जब कोई कंट्री किसी भी कंट्री से रिलेशन नहीं रखती है। ठीक है, जो हम ट्रेड रिलेशन, ट्रेड, फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था कि सब कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, एक्सचेंज और एक्सचेंज प्रोसेस करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन रखते हैं। लेकिन ऑटर्की में क्या है, वो कंट्री जो है खुद पे ही डिपेंड रहती है, खुद ही रिसोर्स बनाती है, इनपुट लेती है, आउटपुट बनाती है, और किसी भी विदेश के देशों से वह बिजनेस रिलेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, ये होता है ऑटर्की। इसके एग्जांपल्स आप लोग बताएंगे ऑटर्की का। देन थर्ड है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जो हम प्रोडक्ट हैं वो दो प्रकार से डिफरेंस हो सकते हैं, डिफरेंस इन वेराइटी और डिफरेंस इन क्वालिटी। अब देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में ये होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखने के लिए हम अपने प्रोडक्ट को कैसे अलग करते हैं। जैसे ही मतलब जैसे कि आप देखिए डिफरेंट टाइप के मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है, सेम प्राइस पे आपको कई ऐसे ऐसे फीचर देंगे जो दूसरे मोबाइल पे नहीं होंगे। वहाँ पे आपका क्वालिटी में डिफरेंस हो गया, और वहीं पे वैरायटी में भी डिफरेंस होने लगते हैं। जैसे कि आप एफएमसीजी प्रोडक्ट को देखिए या सोप प्रोडक्ट को देखिए। ठीक है, तो वहाँ पे खादी भी प्रोडक्ट बनाते हैं, लक्स है, हमाम है, और आपके बायोटिक के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, एचबीएल के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, तो वो सब क्या है, वैरायटी हमें शो करते हैं। तो क्वालिटी के हिसाब से भी हम प्रोडक्ट को डिफरेंट करते हैं और वैरायटी के हिसाब से भी डिफरेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो, सॉरी, हम बात कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट है एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो एक्सपोर्ट सब्सिडी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्ट करने पर उन्हें सब्सिडी देता है। ठीक है, तो कई बार क्या है, कई बार नहीं, हमेशा क्या है, जब भी आप कंट्री में प्रोडक्ट बेचोगे, सेल करोगे, तो क्या है, उस पर गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है, तो वो आपके टोटल कॉस्ट को भी इफेक्ट करता है। लेकिन कई बार किसी कंट्री से हमें रिलेशन सुधारने हो या नीड हो, तो हम क्या करते हैं, फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा देते हैं, या फॉरेन ट्रेड को इसलिए भी बढ़ावा देते हैं, एक्सपोर्ट को, कि हमारे पास फॉरेन करेंसी आए। दैट मीन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने से फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी,
तो हम उसके लिए सब्सिडी देते हैं। तो सब्सिडी में उसे हम या तो टैक्स रिलीफ देंगे, या फिर उसे हम टैक्स के परसेंटेज कम कर देंगे, या उन्हें टोटल सेल पे हम उन्हें कैश का रिलीफ देते हैं, ठीक है, या कैश उन्हें देते हैं। तो ये था हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर 12 फॉरेन ट्रेड के बारे में।